हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि कल राजस्व लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है और उसमें जो आपका डीवी है वो 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। तो उसमें मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डाउनलोड कर लिए हैं। आपका एक एडमिट कार्ड है डीवी का और उसके साथ 4 आपके अलग अलग प्रपत्र हैं। तो लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसको कैसे भरना है, ये बता दीजिए, आपका डीवी कब है। तो वो भी मैं आपको अपने साथ दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं जितना आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, मैंने अभी तक 2-3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कराए हैं अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान। सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, लेकिन इसरो में मैंने कराया है वैज्ञानिक पद के लिए। उसमें इंटरव्यू में जाने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर वो एक हॉल में बैठाकर आपको कर लेते हैं। यही प्रोसेस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में भी मेरे साथ फॉलो हुआ था। तो वहां पर जो आपका आने जाने का किराया वगैरह होता है उस समय सब आपको क्लैरिफाई वहीं पर कर दिया जाता है। तो वहां पर मुझे कोई समस्या नहीं हुई थी, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक सीएसआईआर का प्रोजेक्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया हुआ है, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो गया था इंटरव्यू से। तो उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं आई थी। हो सकता है जिन्होंने राज्यों में यहाँ पर दिया हो इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो उनको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज हो, तो वो भी आप उनका वीडियो देख सकते हैं अगर आपको चीजें वहां से ज्यादा बेहतर समझ में आ रही हैं। जहां से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले आपको हमेशा लेनी चाहिए। यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा देखिए, मेरे और पिताजी का नाम है, सबके साथ यही होगा। मेरा जो डीवी है वो 23 नवंबर को प्रस्तावित है और सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट में है। पद का नाम आपको पता ही है। तो मुझे लगता है, देखिए, सबसे पहला जो सवाल आ रहा था कि किसके हिसाब से है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये रोल नंबर के हिसाब से है। क्योंकि देखिए, टोटल लगभग 2.5 लाख बच्चे मुझे याद है इस एग्जाम में बुलाए गए थे। मेरा जो रोल नंबर है वो लगभग 2,28,000 के आसपास है। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद रोल नंबर मेरा बहुत लेट है, इस वजह से शायद ये इसके लिए बुलाया गया। ये मेरा अंदाजा है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बुलाया गया है या रोल नंबर के आधार पर बुलाया गया है। क्योंकि अल्फाबेटिकली तो ये नहीं बुलाया गया, क्योंकि मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है, अदरवाइज मेरा सितंबर में ही शेड्यूल हो जाता। तो ये आपको पता ही है, मेरा 23 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो इन्होंने ये बताया है कि आपको सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। ठीक है, स्व प्रमाणित प्रतिलिपियां, यानी सब में आपको नीचे साइन करना होता है, बाकी कुछ उसमें होता नहीं है। आपके सिंपल आप डेट भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, सब चलता है, ऐसा कोई उसमें परेशानी नहीं है। तो आपको साइन करने हैं। एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मेरे पिताजी का नाम मैं आपको बता देता हूँ ऊपर। हाई स्कूल की मार्कशीट क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है इन चीजों के लिए, यहाँ पर वाई की जगह वी आ गया है, तो वाल हो गया है। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल एफिडेविट बनवा लिया। 120 रुपए का एक नॉर्मल एफिडेविट था, 10 रुपए के स्टाम्प पर, जिसमें यह लिखा है कि मेरे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में मेरे पिताजी का नाम त्रुटिवश ये लिखकर आ गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों और आधार कार्ड में मेरे पिताजी का सही नाम ये है और इसको यही पढ़ा जाए। मतलब जो सही नाम है उसको वो पढ़ा जाए और इसे इग्नोर किया जाए। तो एक सिंपल आप ऐसा बनवा सकते हैं। इस तरीके का एफिडेविट की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका डाउट हो सकता है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा एक चीज आयोग ने जो लिखी है आप यहां पर थोड़ा समझेंगे, वो मैं बताना चाह रहा हूं। आयोग अंक तालिकाओं को, यानी जो आपकी मार्कशीट्स होती हैं, सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। तो आपको देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं जैसे, या डिग्री जारी करते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको देखिए केवल मार्कशीट्स के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा और आपको पता है होगा, आपको प्रोविजनल में डाल देता है। लेकिन एक चीज देखिए नीचे और लिखी है, जिनके परीक्षा फल अभी हाल ही में आए हैं उनकी मार्कशीट आने में क्योंकि 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो उस केस में क्या करेगा, आपके पास एक जो यूनिवर्सिटी होती है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करती है। जैसे मेरा भी इसरो के टाइम में जब मैं गया था तो मेरे पास डिग्री उस समय नहीं आई थी, तो मैंने वहां पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कराया था। वो आपको आपके संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे अभी 12th जिन्होंने किया और उनका एग्जाम निकल गया हो तो आप ये कर सकते हैं। तो औपबंधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बस आपका यही है कि फोन आपका साइलेंट रहना चाहिए। अब देखते हैं जो प्रपत्र 1 है उसमें हमें किस तरीके से डिटेल्स भरनी है। तो ये देखिए, ये आपका प्रपत्र 1 है। ये पूरा ऑलमोस्ट जो मुझे लगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जैसे हम ऑनलाइन भरते हैं उसी तरीके का एक फॉर्म है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्या है, आपको एक फोटो लगाना है जिसमें आपको यहाँ पर आपके क्रॉस सिग्नेचर करने हैं विद डेट। ठीक है, रंगीन आपको फोटो लगाना है और नया फोटो आपका होना चाहिए, रिसेंट में आप खिंचवा सकते हैं, सबके पास होते ही हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है। ये हो गया पहला। विभाग संख्या ये आयोग भरेगा। यहाँ पर आपका
मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है, वो आपके फॉर्म में आपको दिखा रहा होगा। नाम, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ये देखिए आवेदन की अंतिम तिथि है जिस तक आपके पास डॉक्यूमेंट होने आवश्यक हैं, जो आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड में लिखा था, 28 जनवरी 2022। अब सबसे पहला, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहां पर राजस्व लेखपाल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए चकबंदी लेखपाल भी होते हैं, आप खाली लेखपाल भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आप जो एडमिट कार्ड है उसमें पढ़ेंगे तो सिर्फ लेखपाल पद ही लिख कर आया है, तो आप लेखपाल भी लिख सकते हैं, राजस्व लेखपाल भी लिख सकते हैं। राजस्व लेखपाल एडमिट कार्ड के ऊपर राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा लिखकर आया था, तो मुझे लगता है राजस्व लेखपाल ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी जो इच्छा है आप वो लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में आप यहाँ पर अपना लिख दीजिए, अंग्रेजी में आपका प्रिंट होकर आया ही है। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो जो आपका एड्रेस है वो आप पूरा यहाँ पर लिख दीजिए। पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। अब देखिए किसी किसी के पिताजी हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब में हो, मान लीजिए मेरा डीवी नवंबर में है, अगर वर्तमान में मेरे पिताजी का ट्रांसफर यहाँ से कहीं और हो जाता है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आयोग को लिखकर भेज देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म भरने के दौरान मेरा पता ये था, लेकिन वर्तमान में मेरे पिताजी का जो जॉब है उसका नेचर ट्रांसफरेबल होने के कारण हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है, तो मेरा पता अब ये माना जाए। सिंपल आप इस तरीके से एक पत्र आयोग को भेज सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर। इसके बाद आपका ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम, तो देखिए 3 चीजें इसमें आपसे भरवाई हैं। पहला ग्राम या नगर आप कहाँ के, जैसे मैं मुरादाबाद से हूं तो मैं सिंपल मुरादाबाद लिखूंगा। जिला मैं मुरादाबाद शहर में ही रहता हूं और जिला भी मेरा मुरादाबाद ही पड़ता है, तो मैं मुरादाबाद ही लिखूंगा उसके बाद भी। और राज्य आपका उत्तर प्रदेश या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर अदर स्टेट के हैं तो वो आप अपना स्टेट यहाँ पर भर दीजिए। जन्म तिथि ईसवी सन में, तिथि माह ईसवी सन में, अंकों में यहाँ पर आपकी प्रिंट होकर आई है, शब्दों में आप नीचे लिख दीजिएगा। अब देखते हैं अभ्यर्थी के पिता पति का, तो पिताजी का नाम, जो लड़कियां मैरिड हैं वो अपने पति का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकती हैं। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, मेरे पिताजी जैसे उत्तराखंड में पैदा हुआ है तो मैं वही लिखूंगा। अभ्यर्थी के पिता का पता, तो यही जो हमारा पिता है, मैं पिताजी के साथ ही रहता हूं तो वही सेम हो जाएगा। क्या पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, तो नहीं। ठीक है, जैसे मेरा नहीं है, अगर जिसका है तो पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा कि पहले आप कहाँ के सिटीजन थे, और उसके संबंध में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन भरें उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो देखिए आपको समस्या होगी। इसलिए बेहतर है अगर आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड करते हुए चलें, उसमें नो कर दें या नॉट एप्लीकेबल कर दें, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ भर देंगे और आयोग आपसे मांगेगा, आपके पास नहीं होगा तो दिक्कत होगी, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन में या भ्रामक सूचना प्रदान करने में चला जाता है। तो इसलिए प्लीज इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। जो आपके पास नहीं है और आपने इसमें यस किया है तो वो आपके पास होना चाहिए, बस ये चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। देखिए बाकी कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। आपके पास बस आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सही होनी चाहिए, जो आपने जानकारी फॉर्म में भरी थी वही आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। कोई इसमें चेंज, अगर एड्रेस वगैरह देखिए किसी का चेंज हो गया हो, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो हाँ हम जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं। अगर नहीं है, अगर आप नो करते हैं तो आप देखिए पूरा विवरण दें और प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। जहां पर आप कुछ करेंगे तो देखिए आयोग आपसे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट इस तरीके का मांगेगा। 8वां, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो जनरल कैंडिडेट तो यहाँ पर नो करेंगे, बाकी सब में आप क्या करेंगे NA नॉट एप्लीकेबल, का और खा में कोई मतलब आपको है नहीं। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो आपको अपना वर्ग जाति यहाँ पर आप यस करेंगे, फिर अपना वर्ग उपजाति भरेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी विज्ञापन में विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में दे छूट चाहते हैं, जैसे 3 साल की छूट आई थिंक ओबीसी को मिलती है, 5 साल की छूट SC ST को मिलती है। इसमें जो एज ब्रैकेट है वो है 18 से 40 साल का, तो इसको याद रखिएगा। अभी हम सब 18 से 40 साल के ब्रैकेट में, तो हमें एज छूट नहीं चाहिए। अभी तो आप नेचुरली एलिजिबल हैं जॉब के लिए। आपको छूट कब चाहिए, जब आप 41 साल के होंगे, 42 साल के होंगे, 43 के होंगे और 45 तक होंगे। किसमें, ओबीसी SC और ST में। तब आप भरेंगे कि हाँ मैंने आयु में छूट चाहिए, तभी मुझे ये फॉर्म देने के लिए मिला है। अभी 40 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें नो ही करिएगा। जो 40 साल से ऊपर के हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो इसमें यस करेंगे। ठीक है, समझ में आई थिंक आपको ये आ गया होगा। आगे चलते हैं आप। क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, हम तो जैसे अभी नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो इसमें जो भी डिटेल हो आप वो रेलिवेंट भर देंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अगला, सभी शैक्षणिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं में जिसमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण। तो सबसे पहले 10th जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो, जैसे हाई स्कूल में हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 6 के 6 के नाम आप लिख दीजिए।
श्रेणी जो भी आपकी जैसे प्रथम द्वितीय जो भी आई हो वो आप यहाँ पर भरिए, किस साल में किया है वो आप ईयर यहाँ पर भरिए। अब बात करते हैं प्राप्तांक। ठीक है, देखिए कभी कभी गलती क्या करते हैं हम, प्राप्तांक और डैश में देखिए प्रतिशत है, ये इन्होंने केवल आपके मार्क्स पूछे हैं कितने आए हैं और प्रतिशत कितना है। तो जैसे मेरे मार्क्स 10th में 394 है तो मैं 394 भर दूंगा। प्रतिशत मेरा कितना है, जैसे 65.66 मेरा परसेंट है 10th में, तो वो मैं यहाँ पर भर दूंगा। इस तरीके से आपको ऑब्लिक में ये भर देना है। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, देखिए उसमें कई सारे लिखे रहते हैं जो सर्टिफिकेट नंबर है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आप लोग प्लीज भरिएगा, वहां पर गलती मत करिएगा। उसमें सीरियल नंबर भी एक ऊपर कोने में होता है, सीरियल नंबर गलती मत कीजिएगा। मुझसे ये हो गई थी इसरो में, तो मैंने इस बार में व्हाइटनर लगाकर वो सही किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। सीरियल नंबर मत लिखिएगा, सर्टिफिकेट नंबर नीचे अलग से लिखा रहता है वो लिखिएगा। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, अगर जैसे अपने यूपी बोर्ड का बता रहा हूं, अगर आपके 75% से ऊपर है तो वहां पर ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी या फर्स्ट डिवीजन ऑनर्स इस तरीके से लिखकर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर की, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट में हमारे यूपी बोर्ड में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपकी श्रेणी हो वो लिख सकते हैं, कौन से साल में किया है वही मार्क्स और परसेंटेज लिख सकते हैं, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या लिख सकते हैं, और इसमें जैसे अगर आपकी ऑनर्स है तो आप यहाँ पर ऑनर्स लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन। वैसे मेन तो देखिए ये दो ही है क्योंकि 12th ही इसकी क्वालिफिकेशन है। स्नातक की बात करें, मैं जैसे अपना बताऊं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दीजिए। लेकिन अलग अगर देखिए जो लोग बीए वगैरह किए हुए हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर का हुआ था एक बार, तो सिस्टर का बता देता हूं, यहाँ पर उसको 3 भागों में ये बांट लेते हैं। तो क्या है, जैसे बीएससी मेरी बहन ने किया था तो बीएससी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बीएससी ईयर 1, ठीक है, बीएससी ईयर 2 और बीएससी फाइनल आपका तीसरा साल। यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन पास करना होता है, एनवायरमेंट का एक पेपर कभी कभी हो जाता है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे सब जगह अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, तो वो है। यहाँ पर आप साल भर दीजिए, सॉरी यहाँ पर आप श्रेणी भर दीजिए, साल यहाँ पर भर दीजिए, जो आपके प्राप्तांक है टोटल यहाँ पर भर दीजिए, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर, और वही आगे आपका जो भी है वो यहाँ पर भर सकते हैं। जिन्होंने पीजी किया है, पीजी 2 साल की होती है तो 2 भागों में बांट लीजिए, आपका ईयर 1 और ईयर फाइनल यहाँ पर आप भर सकते हैं। यही पूरा आगे आप इस तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देखिए बीए वगैरह वालों के लिए ये वाली चीज ठीक रहती है, मेरी सिस्टर के में मैंने ऐसे ही किया था, तो इसको आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब बात करें, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे आपने कोई संस्था से, किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से कोई डिप्लोमा लिया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर 11वां आता है आपका जो स्किल्ड प्लेयर होते हैं। ठीक है, स्किल्ड प्लेयर जो होते हैं उनके लिए होता है जिन्होंने राज्य स्तर पर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन किया हो अलग अलग स्टेट्स में, तो वो वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा खेलकूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का कोई हो तो पूरा विवरण दे। देखिए फिर से, प्रमाण पत्र संलग्न करें, हवाबाजी मत कीजिएगा, अगर डॉक्यूमेंट है तो ही लगाइएगा। अब ऐसे हमने भी कई टूर्नामेंट खेले लेकिन उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसे नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया आपका सिंपल। फिर अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूरा विवरण नीचे दें। वैसे तो देखिए मैंने भी जॉब की थी लेकिन मैंने फॉर्म में भरा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं आपने फॉर्म में भरा है एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 जगह जैसे पहले जॉब की है तो वो मैंने भरा नहीं था, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि क्या 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 आपका वेतन था, सेवा योजक का पूरा नाम, किस कंपनी में थे, क्या उसका एड्रेस था, कब आपने ज्वाइनिंग की, कहाँ पर आपको प्लेस किया गया था, मतलब ज्वाइनिंग कहाँ पर थी आपकी, पूर्व पद त्याग करने की दशा में छोड़ने की स्थिति, जैसे कोई नई जॉब आपको मिल गई तो आपने लिख दीजिएगा मैंने दूसरी जॉब शिफ्ट में शिफ्ट कर लिया था इसलिए मैंने ये छोड़ दी, या फिर मैं तैयारी करने लगा इसलिए मैंने जो पूर्व मेरी जॉब्स थी उन्हें छोड़ दिया। ये सिंपल आप यहाँ पर छोटा सा लिख सकते हैं। बात करते हैं 13वां, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दे। अब देखिए एक होती है आपकी अनिवार्य, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपको किसी पद में चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या चाहिए आपको, 10th और 12th, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर हाई स्कूल और यहाँ पर इंटरमीडिएट। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या जो आपने पीछे भरी है वही यहाँ पर आप लिखेंगे। ग्रेजुएशन आपकी देखिए मर्जी है, भरने के लिए आपने अगर की है, आपके पास डिग्री है तो आप भर दीजिए, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपके पास कंसीडर केवल ऊपर की 2 ही की जाएंगी, वो तो आपकी केवल आपके पास एडिशनल एक क्वालिफिकेशन है, तो आप भर सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट भी नंबर भर सकते हैं। बात करें अधिमानी अर्हता, जैसे इसमें क्या था, एनसीसी का कोर बी का प्रमाण पत्र आपके पास हो, टेरिटोरियल में आपने सेवा की हो 2 वर्ष तक या प्रादेशिक सेवा में, तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पर भर सकते हैं, जो नीचे भी आयोग ने देखिए आपसे पूछा है, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या जो आपके पास है वो दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए एनसीसी का वही कोर बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, हाँ तो फिर यहाँ पर आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, अदरवाइज नहीं आप करेंगे
जैसे हमारे पास नहीं है तो मैं इसमें नहीं करूंगा। फिर देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? यदि हाँ तो पूरा विवरण दे, जो भी एफआईआर नंबर है और जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसमें वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। उस पर निर्णय क्या करना है वो आयोग का होगा। उसके बाद दूसरा, क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित या डिबार किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दे। अब देखेंगे आप, कल आयोग ने 22 अभ्यर्थियों को यूएफएम अनफेयर मींस के तहत डिबार किया गया है। अब अगर वो लोग कहीं और जाकर फॉर्म भरेंगे, किसी अभिलेख परीक्षण में जाएंगे, तो उनको ये विवरण यहां पर देना पड़ेगा कि हमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल की परीक्षा से डिबार किया गया था, क्या कारण था, उन्हें यह भी देना पड़ेगा। अनफेयर मींस का हमें यूज करते हुए पाया गया था। तो इस तरीके से अगर आपने कहीं पहले किया है तो आप कर दीजिए, वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें, तो यहाँ पर आप वो विवरण दे सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस से हटाया गया है, आपको मतलब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया गया है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा छुपा आप यहाँ कुछ भी नहीं सकते, आपको सब कुछ देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप ना जो आवेदन शुल्क में जो 25 रुपए आपने जमा किए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, चालान संख्या वगैरह। जैसे मैंने यूपीआई से जमा की थी, मुझे भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने अपने हिस्ट्री में जाकर देखा तो वहां पर आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए इसकी थोड़ी सी आपको पता होगा, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं मेल हमारे पास आता है, तो आप क्या कीजिएगा, ईमेल में अपने जाइएगा 28 तारीख जो मैंने ट्रिक अपनाई थी 1/1/2022 से, ठीक है, 28/1/2022 तक के आप अपने मेल चेक कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन ये मिल जाएगा। या आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें तो आराम से आपको चालान नंबर दिख जाएगा, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। बैंक का नाम, कहाँ का बैंक है, ये सब आप भर दीजिए। यदि अभ्यर्थी अपने चयन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अहर्ता या अनुभव देना चाहें जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो, तो यहाँ एक अलग से विवरण दें और उसे आवेदन पत्र के साथ नत्थी कर दें। ऊपर इन्फॉर्मेशन कुछ छूटी है, आप आयोग को बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये भी चीजें हैं, तो आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जगह दी है, यहाँ पर लिखकर उसका आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यही है, जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए, सबसे पहले यही है। तो मैं जैसे मैं मेल हूं तो मैं करती हूं काट दूंगा, मतलब मैं घोषणा करता हूं इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान में सत्य व पूर्ण है, उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊं। यदि चयनित हो गया हूं तो इसमें गई हूं काट देंगे, तो सेवा से हटा दिया जाऊं। इस तरीके से यहाँ पर डेट, स्थान, हस्ताक्षर, पूरा नाम और जो पूरा आपका एड्रेस आपने पहले भरा है, तो इस तरीके से आप पूरा पहला प्रपत्र भर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज ऑप्शन कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि सर प्रपत्र 1 में मुझे इसमें डाउट है। मैंने अपने एंड से देखिए सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए इसमें नहीं है। मेन जो कास्ट वगैरह है, ईडब्ल्यूएस है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, सभी हम पढ़े लिखे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखते हैं प्रपत्र 2। यह है देखिए आपका प्रपत्र 2, जिसमें आप अटेस्टेशन फॉर्म है एक तरीके का, प्रमाणीकरण प्रपत्र। चेतावनी क्या है, इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनअहर्ता या डिस्क्वालिफिकेशन समझा जाएगा और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अनअहर समझा जा सकता है। तो जो भरे बिल्कुल सही भरें। यदि उम्मीदवार इस पत्र को भरने प्रस्तुत करने के बाद निरुद्ध या डिटेन्ड, दोष सिद्ध या कन्विक्टेड या प्रतिवारित या डिबार्ड आदि किया जाए तो उसके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किए जाने चाहिए। ऐसा ना करने पर यह समझा जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन छुपाई गई है। अगर मतलब आपने ये भर के जमा कर दिया, लेकिन इसके बाद अगर आप कहीं से डिटेन हो गए, किसी केस आपके ऊपर चल रहा था उसमें आपको कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, तो आपको इसकी जानकारी आयोग को बतानी पड़ेगी। फिर आयोग का पैनल बैठता है, वो इस पर डिसीजन लेगा कि आपको सरकारी नौकरी के लिए अहर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये आपने कल नोटिस में भी देखा होगा, जब नोटिस आया था तो माननीय आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इन 22 अभ्यर्थियों को अनफेयर मींस के कारण डिबार किया जाता है। इस तरीके से फिर निर्णय लिए जाते हैं। अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों के साथ कोई हो तो ये पहले से प्रिंट होकर आया है। पिता का पूरा नाम, अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। माताजी का पूरा नाम जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही लिखिएगा। गलत है तो मैंने आपको बता दिया, जो सही है फिर उसके लिए आपको सपोर्टिंग एफिडेविट लगाना पड़ेगा। जैसे मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा हाई स्कूल के आधार पर तो VAL वाल लिखना पड़ेगा, लेकिन सही नाम तो याल है, तो वो मैंने एफिडेविट बनवा लिया है, तो यहाँ पर मैं सही नाम ही लिखूंगा। निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिताजी की भारतीय, माताजी की भारतीय, पति जिनका हो उनके वो लिख सकते हैं, पत्नी जिनकी हो उनकी यहाँ पर लिख सकते हैं। निम्नलिखित का जन्म स्थान, तो पति का, पत्नी का, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्थायी निवास का पूरा पता जो हमने पहले लिखा था वही। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो
तो उस देश में पता, भारत में प्रव्रजन या माइग्रेशन करने की तारीख यहाँ दी जाए, तो ये आप यहाँ पर भर सकते हैं। बहुत रेयर ही कोई केस होगा ऐसा। तो वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, यानी एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ पर है, अगर आप कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो वहां का आप एड्रेस लिख सकते हैं। आयु तथा जन्म की तारीख अंकों और शब्दों में, तो आपकी एज अभी कितनी है, ठीक है, मान लीजिए 25 साल के अभी आप हैं, और आपकी डीओबी क्या है 10th की मार्कशीट के आधार पर, वो आप यहां पर लिख सकते हैं। 8वां, शैक्षिक योग्यताएं जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएंगे। देखिए 15 साल में ज्यादातर सब आपको बताया, आप 10th क्लास में ही होते हैं मोस्टली सब हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिस स्कूल में है, स्कूल का पूरा एड्रेस क्या है आपका, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे मेरा स्कूल मुरादाबाद में ही था तो मैं यहाँ का लिखूंगा। किस साल आपने प्रवेश लिया उसमें, और प्रवेश छोड़ने का दिनांक आपका क्या है, मतलब जिस दिन आपका मार्कशीट वगैरह जारी हुई वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। परीक्षा पास किया तो आपने 10th की परीक्षा पास की। इसके बाद आपका क्या है, स्कूल का नाम, प्रवेश का दिनांक, छोड़ने का दिनांक क्या है, आपने 12th की परीक्षा पास की होगी। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा। तो इसी तरीके से आप 15 वर्ष की आयु के बाद ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हैं। छोड़ने का दिनांक देखिए आप रिजल्ट वगैरह लिख सकते हैं जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ है, क्योंकि वो आपकी जो मार्कशीट आप लगाएंगे उसमें भी पीछे आप देखेंगे तो डेट ऑफ इश्यू लिखा रहता है, तो आपको उसको काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9वां देखते हैं, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण पते जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो और जहां वह इस समय काम कर रहा हो। यदि आप अभी कहीं वर्किंग है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी, तो वो आप यहाँ पर पूरा उसका जानकारी आयोग को दे सकते हैं। और नौकरी छोड़ने का कारण मैंने आपको बताया, मुझे इसकी जगह दूसरी जॉब मिल गई थी, या फिर आपने अगर तैयारी शुरू किया तो सिंपल आप वो लिख दीजिए, मैंने सरकारी नौकरी की सेवा की तैयारी करनी यहाँ पर शुरू कर दी थी, इसलिए मैंने पुरानी जॉब छोड़ दी। 10वां, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित यानी प्रोसिक्यूटेड, निरुद्ध यानी डिटेन्ड अथवा आबद्ध, अर्थदंडित या दोष सिद्ध किया, यदि फाइन भी आप पर लगाया गया है तो वो भी आपको दिखाना होगा, या किसी लोक सेवा आयोग ने किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित या अनअहर किए गए किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने या वारित या बहिष्कृत या रस्टिकेट किए गए, तो ये भी आपको देखिए आयोग को पूरी डिटेल यहाँ पर देनी होगी संक्षिप्त शब्दों में कि इस कारण से मुझे इन चीजों में पकड़ा गया, डिटेन किया गया या रेस्टिकेट किया गया, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, यानी आपने अगर कोई केस वगैरह में आप कन्विक्ट हैं या किसी केस में आपको कुछ अभियुक्त बनाया गया है, तो ऐसा तो कोई आपके खिलाफ नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। रेट नंबर वगैरह जो भी आपके खिलाफ केस चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। का खा का जवाब यदि हाँ में है तो वाद, गिरफ्तारी, निरोध, अर्थदंड, दोष सिद्ध, दंडादेश आदि का पूरा विवरण तथा इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय आदि के समक्ष वाद का प्रकार दिया जाए, जो मैं आपसे देखिए कह रहा हूं। सिविल है तो सिविल केस, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस, फाइनेंशियल ऑफेंस है तो फाइनेंशियल ऑफेंस आपको यहां पर देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, वही देखिए डिक्लेरेशन है कि जो भी अगर इंफॉर्मेशन मैंने दी है गलत पाई जाती है तो किसी भी स्टेज पर मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज है उसको निरस्त किया जा सकता है और आयोग के पास इसका पूरा अधिकार होगा। तो यही डेट वगैरह, हस्ताक्षर और पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सूचना मैंने जो अभी तक 3 डीवी कराए हैं उसके आधार पर दे रहा हूँ। आपको कहीं कोई डाउट हो, लगता हो तो हो सकता है आपको मेरे से बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ मुझे लगेगा तो मैं भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रपत्र 3 हमें कैसे भरना है। ये है आपका देखिए प्रपत्र 3 देशना पत्रक यानी इंडेक्स कार्ड। इसमें देखिए वही जो हमने पहले इंफॉर्मेशन भरी है, सबसे पहला वाला जो फॉर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी में देखिए सब में वही फॉर्म, वही इंफॉर्मेशन उन्होंने बार बार भरवाई है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, यहां पर आप अपना नाम हिंदी में लिख दीजिए। पिता या पति का नाम, पति कब लिखेंगे, जब विवाहित स्त्री होंगी, यहां पर हम पिताजी का नाम ही लिखेंगे। जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में वही सब आपने पहले जो भरा हुआ है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं वही लेखपाल या राजस्व लेखपाल, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। आगे, क्या आप अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डीएफएफ, सेना सेवा से विमुक्त एक्स सर्विसमैन है, इमरजेंसी कमीशन अधिकारी हैं, शॉर्ट कमीशन अधिकारी हैं, विकलांग अभ्यर्थी हैं वही पीएच कैंडिडेट्स, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं, यदि हाँ तो वर्ग अपना भरिए, जाति भरिए। लेकिन नहीं है तो यहाँ तो आप एनए लिख दीजिए सिंपल, जैसे मैं हूं, हमें तो कोई इससे मतलब है नहीं तो हम लिखेंगे एनए यानी नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर बाकी सब लोगों को ये पूरा भरना है।
इसके अलावा शैक्षिक तथा अन्य प्राविधिक योग्यताएं, तो वो आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हो, विषय जो परीक्षा में लिए गए हों, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी। वही जैसे मान लीजिए आपने 10th अगर पास किया है तो आप क्या लिखेंगे, मैंने 10th पास किया, विषय आपने क्या लिए हैं, उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक क्या है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद वही आप 12th अपना लिख दीजिए, यहाँ पर 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन। ये दोनों देखिए एसेंशियल हैं, ये तो आपको भरनी पड़ेंगी हर जगह, क्योंकि 12th ही इसका आधार है जॉब का। ग्रेजुएशन आप भर देंगे, कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक है, बस आपके पास डॉक्यूमेंट आयोग को दिखाने के लिए होने चाहिए। आगे विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का वर्णन, वही जो हमने ऊपर भरा था, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वेतन क्रम क्या है तथा आपका वेतन क्या है, वो सब चीजें आप भर सकते हैं। देशना पत्रक, इंडेक्स कार्ड, कृपया इस पत्रक के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं, तो आप इसको उसके साथ लगा दीजिएगा। अब देखते हैं प्रपत्र 4। मैंने आपसे कहा था पहला वाला प्रपत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 3 है उसमें नॉर्मल वही रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन आयोग आपसे भरवा रहा है। अब देखिए ये है आपका प्रपत्र 4, ठीक है, इसमें आपको पूरा अपने अंकों का विवरण देना है, पूरा मार्कशीट जितने आपके हैं। ये एक तरह से क्रॉस चेक करने के लिए है। मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल, आपके यहाँ पर मार्क्स देखे जाएंगे, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके मार्क्स इसमें से आयोग जल्दी जल्दी क्रॉस चेक कर लेगा। सबसे पहले देखिए क्या है, 10th में यूपी बोर्ड का बता सकता हूँ, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 यहाँ पर आयोग ने मेंशन किए हैं। 3 जैसे मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे पास साइंस थी, मेरे पास सोशल साइंस थी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्तांक, आपके कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पर लिखने हैं 6। पूर्णांक आपको पता है 100 का होगा। नीचे देखिए आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नहीं करना, टोटल हमें करना है नीचे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल 600। यहाँ पर आपके जैसे मेरे 394 मार्क्स थे 10th में, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आयोग टोटल देख लेगा। यही आयोग, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए है। मार्कशीट में आप देखेंगे इसी तरीके से दिखता है, तो आयोग यहाँ पर आपका देख लेगा। पास लिखा रहता है, फिर नीचे हमारी डिवीजन लिखी रहती है, वो आप यहाँ पर डिवीजन अपनी भर दीजिएगा। अब देखते हैं इंटर, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए समझना पड़ेगा इंटरमीडिएट में प्राप्तांक। अब देखिए मेरे पास हिंदी थी, मेरे पास इंग्लिश थी, मेरे पास मैथ्स थी, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपके पास होगा मेरे पास फिजिक्स थी और मेरे पास केमिस्ट्री थी। लेकिन अब वो यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, मेरी बात मानिए, तो यहाँ पर आप 7, 8 इस तरीके से लिख सकते हैं, और उनको आप यहाँ पर भरिएगा कि मेरे 7 केमिस्ट्री में और मेरे यहाँ पर फिजिक्स में मेरे मार्क्स हैं इतने। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स आपके ऊपर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, जितने मार्क्स आपके आए टोटल आप नीचे यहाँ पर कर दीजिएगा। आपके सारे सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे 500 में से, इतने मेरे मार्क्स हैं, यहाँ पर आप ये कर दीजिएगा। ये मैंने किसी को भरा हुआ देखा था, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उनको कोई समस्या नहीं हुई थी। बात करें स्नातक की, ग्रेजुएशन की, तो वो वहां पर आप नीचे सिंपल ऐसी कर सकते हैं, एक 9 लिख दीजिएगा। कौन सा आपका है सब्जेक्ट, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, मेरा टोटल था 5000 का, मेरे मार्क्स जैसे अपने बता रहा हूँ 3801 है। नीचे मैं दिखा दूंगा कितना मेरा परसेंटेज है, मेरा परसेंटेज इतना है, तो वही आप पूरा दिखा दीजिए। 5000 यहाँ पर है, 5000 टोटल है, 3801 मेरा टोटल है, तो मेरा 76.02% बन गए। इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, देखिए 10th के में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि 3 आपके सब्जेक्ट यहाँ पर है, 3 आप यहाँ पर भर देंगे। लेकिन जब आप इंटर में जाएंगे तो इंटर में आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ होगी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है जो पीसीएम से करते हैं, तो वो यहाँ पर, तो आप 3 सब्जेक्ट पहले ही भर चुके होंगे, तो उसको तो आप आगे भर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पर आप 7 और 8 लिख दीजिए, केमिस्ट्री लिखिए, फिजिक्स लिखिए, यहाँ पर अपने नंबर भरिए और टोटल कर कर नीचे चले जाइए। इसी तरह स्नातक है तो सिंपल स्नातक में आप ये लिख दीजिए, टोटल आपका जो भी है यहाँ पर इतने का मेरा टोटल है, इतने मेरे प्राप्तांक थे, नीचे उसका पूरा टेबल में बना दीजिए। इस तरीके से आप इसको पूरा भर सकते हैं। मैं अपने एंड से आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स भी आपके आ जाएंगे, तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से आप पूरा ये फॉर्म भर सकते हैं, जितने मैंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुभव के आधार पर आपको बताया। कोई भी देखिए डाउट होता है, मैं सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की बात नहीं कह रहा, बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं। देखिए एक बच्चे का पूरा करियर इसमें दांव पर लगा होता है, प्रोवाइडेड आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन आयोग को ना दी हो। मैं सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, फर्जी कैंडिडेट की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। जिस अगर आपके पास जेन्युइन आपका कारण है तो आयोग इस चीज को समझता है और आयोग आपको उस चीज के लिए टाइम भी दे देगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है कि आपको उसी दिन कह देगा जी नहीं आप बाहर जाइए, ठीक है। पूरी नौकरी का सवाल है, पूरे करियर का एक कैंडिडेट का सवाल रहता है। लोग बहुत समय अपना इन्वेस्ट करते हैं और आयोग भी इस चीज को समझता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे साथ भी देखिए ये हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, इसरो का एक केस मैं आपको बताता हूँ। वहां पर एक कैंडिडेट थे, उसमें उनका सिलेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर में हो गया था।
उनका रिजल्ट आया था लेकिन कोई भी ज्वाइनिंग उनकी नहीं आई थी। उन्होंने वहां पर मेंशन कर दिया था कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है। जब आयोग ने जब इसरो ने उनसे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मांगे कि अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, उनके पास वो नहीं था, तो उन्होंने उनसे एक लेटर लिखवा लिया था कि मेरे पास अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। पीडीएफ उन्होंने दिखा दिया था कि पीडीएफ में मेरा रोल नंबर ये है और देख लीजिए, अपना एडमिट कार्ड में उन्होंने दिखाकर जस्टिफाई कर दिया था कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो इसरो ने बस लिखवा लिया था कि हाँ आप ये कर लीजिए, मैंने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन अभी मेरी वर्तमान में ज्वाइनिंग नहीं आई है, इसीलिए मैं अभी ये प्रोड्यूस करने में असमर्थ हूँ। जैसे ही मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा मैं इसकी एक कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी इसरो को भेज दूंगा। तो ये सिंपल एक इस तरीके से इसरो ने करा लिया था। तो इस तरीके से कोई दिक्कत देखिए नहीं होती। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जितनी चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश हो पा रही है मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई अगर आपके डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर डिस्कशन कर आपकी मैं दुविधा दूर करने की कोशिश करूंगा। जो रोल नंबर वाला है प्लीज आप लोग एक बार रोल नंबर मुझे कर अपना डीवी की डेट बताइएगा कि क्या ये रोल नंबर के हिसाब से आया है, क्योंकि मेरा रोल नंबर 2,28,000 के आसपास है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है हाँ ये रोल नंबर के हिसाब से ही लगा है। बाकी मेरी तरफ से देखिए जो भी डीवी कराने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके मार्क्स थोड़े कम है कोई बात नहीं, देखिए 1468 बीपीओ का विज्ञापन जारी हो गया है, सिलेबस आयोग ने उसका निकाल दिया है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी की तरह वो दूसरी जॉब है 2000 ग्रेड पे की, तो अच्छा एक आप उसमें अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए अगर आपके मार्क्स इसमें बॉर्डर पर है। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो भी डीवी कराने जा रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।